हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। पिछले वीडियोज़ में हमने सारणी के बारे में जितने भी टॉपिक्स थे हमने पढ़ लिए हैं उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में जो सारणी से रिलेटेड होंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट बेस्ड क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले पूरे वीडियो में। तो सबसे पहला काम करिए कि एक कॉपी और एक कलम लीजिए और मेरे साथ बैठिए। जो भी मैं क्वेश्चन लिखूँगा पहले सॉल्व करिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो देखिएगा कैसे सॉल्व किया जा रहा है और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम अपना लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है मान ज्ञात करना हम लोगों को सारणी का, और दिया गया है यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, ठीक है। इसका हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रसारण करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो ये दो कोटि का सारणिक है, तो दो कोटि का सारणिक में क्या होता है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है और यहाँ पे है माइनस में, तो प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो दोनों के बीच में हमको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस। अब दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते हैं तो हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस हो जाएगा हम लोग का प्लस, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने इसका एक्सपेंशन कर दिया, ठीक है। अब एक आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ क्लास 10th में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू हम एक यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। एक तीन कोटि का यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया गया है, ठीक है, और बोला गया कि इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे, यानी कि प्रसारण करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। लेकिन ये 2x2 का था, यानी कि दो कोटि का ये डिटर्मिनेंट था, तो हम क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया। बट इसमें क्या है, हमको किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अनुदिश हमको इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, प्रसारण करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, R1 के अनुदिश कर लेते हैं, इस वाले रो के अनुदिश। तो सबसे पहले हम 0 को लिखेंगे यहाँ पे, और जिस भी ये रॉ में है मतलब जिस रॉ में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ करके बाकी एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन चारों का। तो 0 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 9, और यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, दोनों के बीच में माइनस लगाएंगे, और ये हो गया हम लोग का, ठीक है। चलिए अब इस एक के अनुदिश करते हैं, तो -1, और जिस रॉ में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे। तो बाकी ये -1 -2 -3 और 0, ये चार एलिमेंट बच रहा है, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, और माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, मतलब माइनस माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हम लगाएंगे माइनस, ठीक है। अब दो के अनुदिश कर लेते हैं, तो प्लस लिखेंगे 2, और जिस रॉ में और जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे तो बाकी ये चार एलिमेंट बच रहा है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का -3, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, दोनों के बीच में लगाएंगे माइनस। तो हमने इसका प्रश्न कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई है, देखिए यहाँ पे। तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी एलिमेंट में क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा टोटल। तो इतना का वैल्यू हम लोग क्या होगा, 0 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई विथ -6, ठीक है, +2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ -3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे 3 2 जा 6, वो भी माइनस में और ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इनको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 0, यानी कि इसका जब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका मान है सारणी का 0, और इसका मान हम लोग का आया था 1। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि x का मान आपको ज्ञात करना है, और यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है, जिसमें यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है जो दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना। हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, और फिर देखेंगे कि x का मान वहाँ पे निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा 10 -4 3 जा 12 हो जाएगा, इसका वैल्यू आ गया। और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 3 2 जा 6x, हाँ, और बीच में लगा देंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा -x, ठीक है। इन दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि -x को हम इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे दूसरी तरफ, और -2 को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम x = 2, ठीक है। तो x का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया, x = 2। अब देखिए यहाँ पे रखिए आप x = 2,
और यहाँ पे 2 रखिएगा तो क्या आ जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पे 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है ऑलरेडी, 5 5 के इक्वल है, और यहाँ पे 4 जो होगा वो यहाँ पे 2 2 जा 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बिल्कुल x का मान सही ज्ञात किया है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जिसका शीर्ष बिंदु दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 3 शीर्ष बिंदु दिया गया है, 1 0 6 0 और 4 3। ठीक है, और इस शीर्ष बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको डेल्टा सूचित करते हैं, इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा तो ठीक है, और नहीं तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। वो क्या होता है, 1/2 लिखते हैं हम लोग, और इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं जैसा है वैसे। यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 6 0 है तो यहाँ पे 6 0 लिखेंगे, और 4 3 है तो 4 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम तो फिल हो गया, बट थर्ड कॉलम में हम क्या लिखते हैं, 1 1 लिख देते हैं। ठीक है, और फिर इसको क्लोज कर लेते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, प्रसारण करेंगे, और फिर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे R1 के अनुदिश से एक्सपेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे प्रसारण। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, यहाँ पे लिखेंगे 1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 -3, यहाँ पे फिर लिखेंगे -0, और फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस में 4। ठीक है, और फिर यहाँ पे +1 हो जाएगा, और इसको इसके अनुदिश कर रहा है तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये एलिमेंट बच रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 जा 18 -4 0 में गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्सपेंशन कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का -3, यहाँ पे 0 में से -3 करेंगे तो कुछ नहीं, -3 हो जाएगा, और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा, और 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो -0 लिखेंगे। यहाँ पर 18 में से 0 जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 18 ही रहेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 18 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 18 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 15, और यहाँ पे 1/2 पहले से, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/2। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया फाइनली त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि 15/2 आ रहा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्ग इकाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे दर्शाइए कि बिंदु ए बी तथा सी संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है, अगर एक लाइन है और यहाँ पे 3 बिंदु अगर उसी लाइन पे है तो हम बोलेंगे कि तीनों लाइन क्या है, तीनों बिंदु क्या है, आपस में संरेख है। ठीक है, मतलब एक ही रेखा पे है तो उसको बोलेंगे संरेख। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दर्शाया ऑलरेडी, यहाँ पे ए बी और सी है ना, और हमको सिद्ध करना है कि ये संरेख है आपस में। तो कैसे सिद्ध कर सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाऊँ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का जो एरिया हो अगर 0 हो जाए, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया ही नहीं हो, तो क्या होगा कि ये तीनों बिंदु आपस में समरेख होंगे कि नहीं। अब ये इस जब ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा, मतलब क्या है कि इस एरिया नहीं है तो वो एक ऐसे हो जाएगा, ऐसा लाइन बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो वाला जो हम लोग का ये आपको शीर्ष दिख रहा है, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये एक लाइन बन जाएगा, और जहाँ पे पहला बिंदु यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका यूज करके हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये बी सी तीनों संरेख है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, ये जैसा है उसको वैसे ही यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे ए, यहाँ पे है बी प्लस सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी प्लस ए है, यहाँ पे ए प्लस बी है। ठीक है, ये जो जैसे लिखा है वैसे ही मैंने यहाँ पे उसको कॉपी कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ये कॉलम हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड में हम 1 1 लिख देते हैं। अब देखिए इसका एक्सपेंशन करेंगे, हम प्रसारण करेंगे, और प्रसारण करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मिलेगा। अगर वो 0 के इक्वल आ गया मतलब ये तीनों संरेख है। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पे 1/2 हम करेंगे, यहाँ पे ए के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी प्लस ए, माइनस में हो जाएगा ए माइनस बी, और फिर यहाँ पे हम बी प्लस सी के अनुदिश करेंगे तो माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, और इंटू में हो जाएगा हम लोग का बी माइनस सी। यहाँ पर देखिए यहाँ से बी सी। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक का अनुदिश करेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का बी इंटू ए प्लस बी, फिर माइनस में हो जाएगा हम लोग का सी इंटू सी प्लस ए। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो लिखेंगे 1/2, यहाँ पर देखिए यहाँ से ए कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे ए इंटू सी माइनस बी बचेगा, यहाँ पे ए खत्म हो गया
और यहाँ पे क्या बचा हम लोगों का, माइनस में बी प्लस सी। और देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे आप, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में हो जाता है हम लोगों का बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बी से हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी हो जाएगा, यहाँ पे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इससे मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर सी से सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, और सी से में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम आगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर ख़त्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ख़त्म। यहाँ पर देखिए अब ए बी से हम लोगों का ए बी ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ सी ए से ये ए सी जो है सी ए ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये सब कट चुका है, मतलब यहाँ पे बचा कुछ भी नहीं, यानी कि जीरो बचा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, और यहाँ पे क्या बचा, जीरो इंटू जीरो। तो यहाँ पे हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, जीरो आ गया। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो आ गया तो हम ये लिख सकते हैं कि हम लोग का ये जो तीनों बिंदु है ए बी सी वो क्या है, संरेख है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, इसलिए दिए गए बिंदु संरेख है, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोला जा रहा है अवयवों के उप सारणी के हम सहखंड लिखिए। यहाँ पर एक सारणिक दिया गया है और कहा जाएगा प्रत्येक एलिमेंट का आपको उप सारणिक और इसका सहखंड लिखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि उप सारणी को हम एम से सूचित करते हैं और सहखंड को हम सूचित करते हैं ए से। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे M11, M12 और M13। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो का हो गया हम लोग का। फिर सेकेंड रो में निकालेंगे हम M21, M22, M23। ठीक है, फिर थर्ड रो का निकालेंगे हम, तो वो हो जाएगा हम लोग का M31, और यहाँ पे हम लिखेंगे M32, M33। अब ये होता क्या है, कैसे निकालते देखते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखिए M11 को निकालना है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जो है उस वाले एलिमेंट का निकालना है इसका। तो क्या करेंगे, इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। तो 5 2 से कितना होगा, 10 माइनस 1, तो प्लस में 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 11। तो M11 हम लोग का आ गया 11। चलिए M12 निकालते हैं, यहाँ पे 0 है M12, तो ये जिस भी रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे तो बाकी हमारे पास बचा 3 2 जा 6, और 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 0, ये हम लोग का आ गया 6। ठीक है, M13 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, M13 ये एलिमेंट है 4, तो जिस रो में और जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे तो बाकी हम लोग के पास 3 5 और 0 1 बच रहा है। ठीक है, ये 4 जिस रो में है, इस वाले रो में, और जिस कॉलम में है इस कॉलम को छोड़ देंगे तो बाकी हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच रहा है। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और माइनस में हम लोग का यहाँ से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली 3 आ गया। ठीक है, बाकी सबको भी ऐसे ही याद करना है। यहाँ पे M21 का याद करेंगे, M21 ये है, तो इस रो को और इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे तो बाकी हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा -4, तो हम लोग का -4 आ जाएगा। यहाँ पे M22 का करेंगे, यानी कि 5 एलिमेंट जो है इसका, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और माइनस में 0, ये 2 आ गया। M23 का करेंगे तो यहाँ पे M23 ये है, तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे तो बचा हमारे पास ये 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा 1, और 0 से 0 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 0, यहाँ पे 1 आ गया। M31 का करते हैं, M31 ये है, तो इस रो को इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो बाकी हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच रहा है, इन सभी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस में यहाँ से हो जाएगा 5 हो जाए 20, हम लोग आ गए यहाँ पे माइनस में 20। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे M32 यानी कि इस वाले एलिमेंट का, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे तो बाकी 4 एलिमेंट बचते हैं। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1, और माइनस यहाँ पे लगा है तो माइनस लगाना पड़ेगा।
और यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, बीच में लगा देंगे माइनस, ये फाइनली हम लोग का आ गया -13, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं M33 ये है, तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, बाकी 4 एलिमेंट बच रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 सा 5, -3 से 0 में करेंगे तो 0, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया 5, ठीक है। तो हमने उपसारणिक तो ज्ञात कर लिया, देखिए सभी एलिमेंट का हमने उपसारणिक ज्ञात कर लिया। अब बात करते हैं सहखंड के बारे में, ठीक है। सहखंड क्या होता है, देखिए सहखंड में एक चेंजेस होता है, उपसारणिक को ही हम सहखंड बना सकते हैं, एक चेंज करना पड़ता है। वो क्या होता है, जिस पोजीशन पे एलिमेंट है, अगर उस पोजीशन का एडिशन करने पर, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 1 है, ये फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट रो है, ठीक है। तो जब इसको ऐड करेंगे 1 1 को तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 क्या है, एक सम संख्या है, तो सम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। तो ऑलरेडी प्लस है, प्लस लिखते नहीं है, छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 1 और 2 क्या होता है, 3 होता है। तो 3 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम जब संख्या आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, जब हम सहखंड निकालेंगे तो माइनस लगाएंगे। ये माइनर तो हमने निकाल लिया, सहखंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सहखंड क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं A11 A12 A13 A14, सॉरी A14 नहीं होगा यहाँ पे, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। ये हमको सहखंड इनका निकालना है, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -1, मैं एक बता देता हूँ कैसे होता है, और यहाँ पे I + J होता है, और यहाँ पे हम लोग का होता है MIJ, ठीक है। MIJ हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा है, देखिए यहाँ पे IJ का मतलब ये जो हम लोग का पोजीशन होता है वो होता है, ठीक है। 1 1 जो है तो यहाँ पे 1 1 लिखेंगे, तो देखिए -1 और इसके पावर में 1 + 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 1 + 1 2 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में आ जाएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे MIJ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा हम लोग का, MIJ आएगा, ठीक है। तो इतना करने के बजाय सीधा हम MIJ ऑलरेडी यहाँ पे हम उपसारणिक निकल के रखे हैं, माइनर इसका, तो माइनर ही हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली। तो यहाँ पे 11 है तो हम लिखेंगे 11, ठीक है। वैसे यहाँ पे A12 है, बट A12 में थोड़ा चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -1 है तो -1, और यहाँ पे 1 2 है तो लिखेंगे 1 + 2। तो यहाँ पे देखिए -1 के पावर में 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो -1 के पावर में 3। तो किसी भी संख्या का जब हम क्यू करते हैं तो क्या होता है, माइनस में आता है वो, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब इतना समझ लीजिए कि अगर इन दोनों को ऐड करने पर अगर वो विषम संख्या आता है तो हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनर में, तब जाकर वो सहखंड बनेगा, यानी कि जॉइंट कोफैक्टर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे M12 है 6, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम लोग का कोफैक्टर यानी कि सहखंड बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए A13, तो 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो इसमें हमको मल्टीप्लाई माइनस से नहीं करना है, जो यहाँ पे M13 है उसी को लिख देंगे, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे A21 2 और 1, फिर यहाँ पे विषम आ गया, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, तो 3 क्या है विषम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अब जो हम लोग का ये M21 है उसी को लिखेंगे -4, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे प्लस में 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे 2 1 और 1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है ऐड करने पे, तो 3 क्या है विषम संख्या है, तो इसलिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ पे देखिए A22 है, तो 2 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 एक सम है तो हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो यहाँ पे M22 है उसी को यहाँ पे लिख देंगे। वैसे यहाँ पे A23 में करेंगे तो M23 यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चूँकि 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, 5 एक विषम संख्या है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे A31 लिखेंगे तो 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, सम है तो सम में हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो M31 जो है वही लिख देंगे, तो यहाँ पे -20 हो जाएगा। यहाँ पे A32 क्या है 3 और 2 का ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो विषम है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -13 है, तो माइनस और -13, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का प्लस में 13। यहाँ पे A33 निकालेंगे तो 33 ऐड करने पर 6 आ रहा है जो कि सम है, तो सम में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे माइनस से, तो जो M33 है वही यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही हमने आसान तरीके से उपसारणिक और सहखंड निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, कहा जा रहा है A = यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स दिया गया है, इतना का आपको सहखंडज ज्ञात करना है, यानी कि एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। एडजॉइंट फाइंड करने का एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है, मैं बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। जिससे पहले हम निकालते हैं किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का माइनर निकालते हैं,
माइनर मतलब उपसारणिक निकालते हैं उसका, ठीक है। उपसारणिक निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं उससे, हम उसका निकालते हैं सहखंड, और सहखंड निकालने के बाद हम उसका निकालते हैं सहखंडज, ठीक है। सहखंड के बाद सहखंडज, सहखंडज का मतलब हम ये होता है एडजॉइंट, जो हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है, सहखंडज निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, उपसारणिक निकालेंगे, उपसारणिक से हम इसका निकालेंगे कोफैक्टर, यानी कि सहखंडज निकालेंगे, और उससे हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट यानी कि इसका सहखंडज निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 1 4, ठीक है। इसका हमको निकालना है उपसारणिक, तो उपसारणिक निकालते हैं। यहाँ पे माइनर लिखेंगे M11 M12 M22 M21 और M22 निकालेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 1, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 3, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 2, ठीक है। तो और इसका निकालते हैं हम अब को फैक्टर्स A11 A12 A21 और A22, ठीक है। तो A11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा, ये निकालेंगे तो हम लोग का -1, ये निकालेंगे तो -3, और ये हो जाएगा हम लोग का 2, ठीक है। चलिए हमने निकाल लिया सहखंड, कोफैक्टर निकाल लिया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एडजॉइंट के बारे में, कैसे निकालेंगे एडजॉइंट यानी कि सहखंड कैसे निकालेंगे। तो हम जो हमने यहाँ पे कोफैक्टर निकाला है उससे हम यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे। तो लिखेंगे A इक्वल टू यहाँ पे 4 -1 -3 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसका सहखंडज यानी कोफैक्टर का यहाँ पे हमने मैट्रिक्स बनाया। तो अब हम निकालने वाले हैं सहखंडज, तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, और हम लिखेंगे इसका परिवर्त यानी कि 4 -1 -3 2। हमने जो यहाँ पे अभी निकाला सहखंडज कोफैक्टर का मैट्रिक्स, उसका हम इसका परिवर्त निकालेंगे, परिवर्त। तो इक्वल में क्या हो जाएगा हम लोग का 4 -1 -3 2, ठीक है। तो ये हमने फाइनली निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया था निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये तो एक प्रोसेस है कि कैसे निकालते हैं, पहले माइनर निकालेंगे फिर कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हम उसका परिवर्त करेंगे, जो कोफैक्टर आएगा तो फिर इसका जो हम लोग आंसर आएगा वो हम लोग का हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये एक प्रोसेस होगा, ठीक है, जो कि 3/3 या फिर 4/4 जितना का भी मैट्रिक्स उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक केवल काम करता है 2 कोटि के जो हम लोग का मैट्रिक्स होता है उसके लिए काम करता है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपको दिया गया, अगर इसका बोला जाए एडजॉइंट निकालिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये A11 पे और यहाँ पे A22 पे जो है ना, इनको हम आपस में एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इनको आपस में एक्सचेंज करेंगे, और बाकी पोजीशन पे जो है उनका हम साइन चेंज कर देंगे। जैसे 3 है और 1 है, इनका साइन चेंज करेंगे, और A11 और A22 यानी कि 4 और 2 को हम आपस में एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 2 -3 और -1। देखिए अभी हमने इतना प्रोसेस के बाद जो यहाँ पे फाइंड किया था, वो एक ट्रिक पता होने की वजह से हमने एक लाइन में ही निकाल लिया, ठीक है। ये काम करता है ऑब्जेक्टिव जो हम लोग सॉल्व करते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पे काम करता है ये, है ना। याद रखिएगा, ट्रिक बहुत अच्छा है। हम क्या किए हैं यहाँ पे कि जो A11 और A22 जो पोजीशन पे एलिमेंट थे उनको आपस में एक्सचेंज कर दिए, और बाकी पोजीशन पे जो एलिमेंट थे उनको हम साइन चेंज कर दिया, यानी कि प्लस में होंगे तो माइनस में कर देंगे, माइनस में होंगे तो उसको प्लस में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों प्लस में थे तो हम दोनों को माइनस में कर दिया। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें बोला गया है कि अवयव का व्युत्क्रम फाइंड करना है आपको यदि उसका अस्तित्व है। तो अस्तित्व का मतलब समझते हैं क्या है यहाँ पे, अगर इसका हम अगर डिटर्मिनेंट निकाले इस मैट्रिक्स का, ये जो अवयव ए दिया गया है, ठीक है, अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तब तो फिर उसका हम निकाल नहीं सकते, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 के इक्वल हो जाए तो फिर हम उसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। अगर वो 0 के इक्वल ना आए तो फिर उसका अस्तित्व है और उसका व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम करते हैं, हम इसका फाइंड करते हैं कि भाई अस्तित्व है कि नहीं है, ठीक है। तो निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट, तो निकालते हैं, पहले इसका प्रसारण करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो हम फर्स्ट रॉ के अनुदेश करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8, और यहाँ पे माइनस में 3 2 6, और फिर यहाँ पे माइनस, और ये फिर माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा +9 पे +2, और यहाँ पे हो जाएगा 0 -6, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2, और यहाँ पे हो जाएगा 9
और यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 6 2 12, वो भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस 12, यहाँ पे हम लोग का -1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। जब 0 के इक्वल नहीं है मतलब इसका अस्तित्व हम है, इस वाले अवयव का अस्तित्व है। इस बात के लिए अस्तित्व है कि हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हम डिटर्मिनेंट के यहाँ पे यूज़ करेंगे और वहाँ पे हम डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो ए इनवर्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया है, ये वाला हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले माइनर फिर कोफैक्टर से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो निकालते हैं, चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33। ठीक है, हमने पहले माइनर निकालना है, हमको पहले माइनर निकालेंगे, फिर निकालेंगे कोफैक्टर निकालने के बाद निकालेंगे हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, M11 निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 8, माइनस में हो जाएगा हम लोग का 3 2 6, तो यहाँ पे आएगा हम लोग का 2। M12 निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 0, माइनस में हम लोग का हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हम लोग का आ गया 9। इसका निकालेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और माइनस में 6, तो -6 आ गया। ठीक है, M21 निकालेंगे, M21 का तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और प्लस में 4, तो ये हम लोग का 0 आ गया। M22 का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 -3 2 6, तो यहाँ पे -2 आ गया। M23 का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का -2 + 3, यहाँ पे आएगा हम लोग का 1। M31 का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 4, -1 आ गया। M32 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे M32 ये है, तो इन दोनों क्रॉस, इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3 + 0, यानी कि यहाँ पे -0 आएगा, बट माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -3 हो जाएगा। और यहाँ पे M33 का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और -0, यहाँ पे 2 आ गया। हमने यहाँ पे माइनर निकाले यानी कि उपसारणिक निकाल लिया। अब निकालते हैं हम कोफैक्टर यानी कि सहखंड निकालते हैं। तो चलिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 निकालेंगे। ठीक है, बहुत इजी होता है निकालना इसको, बिकॉज़ कि जब माइनर हमने फाइंड कर लिया तो कोफैक्टर निकालना आसान है, बिकॉज़ कि यहाँ पे जो विषम पोजीशन पे होगा, जिसका जो पोजीशन है उसको ऐड करने पे विषम आएगा, उसमें माइनस लगा देंगे। तो पहले वाला को हम अगर सॉल्व करते हैं 1 1 को, तो ये सम आ रहा है, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे 2 1 3 आ रहा है, विषम है तो -9 कर देंगे। यहाँ पे 3 1 4 है तो ये सम आ रहा है, तो यहाँ पे -16 लिख देंगे। यहाँ पे 2 1 3 क्या है, 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, जो क्या है विषम है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 में ऐसे ही लिख देंगे। 2 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 एक सम है तो यहाँ पे जो है वही लिख देंगे। यहाँ पर 3 2 क्या है 5 है, जो कि विषम है, तो यहाँ पे जो है उसमें हम माइनस लगा के लिख देंगे। यहाँ पे 3 1 क्या है 4 है, तो यहाँ पे जो है उसको एज इट इज लिख देंगे। 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 पे क्या है विषम है, तो यहाँ पे जो है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे +3 हो जाएगा और लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 3 है, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि सम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो यहाँ पे उसी को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो माइनर और कोफैक्टर निकाल लिए। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। ठीक है, चलिए तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जो हमने ये निकाला है कोफैक्टर, उसको लिखेंगे पहले यहाँ पे 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2, और इसका हम परिवर्त निकालेंगे। इतना का परिवर्त मतलब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। तो एडजॉइंट ए हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। जब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हो गया तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए,
और ये वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल कर रखा है जो कि -1 के इक्वल है। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे A इनवर्स इक्वल टू 1/-1 जो कि -1 यहाँ पे हमने वैल्यू निकाला है, और ये जो हमने मैट्रिक्स निकाला है अभी एडजॉइंट ऑफ ए उसको यहाँ पे रख देंगे। तो हो जाएगा 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। ठीक है, तो अब यहाँ माइनस मल्टीप्लिकेशन है तो हम इस पूरे मैट्रिक्स में हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो फाइनली हमने यहाँ पे इन्वर्स निकाल लिया है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये इन्वर्स का वैल्यू है ए इन्वर्स का। ठीक है, जो हम लोग का ये दिया गया था उसका इन्वर्स हमने यहाँ पे निकाल लिया है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा गया है 3 संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुना करके दूसरी संख्या में जोड़ दे तो 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। ठीक है, एक पूरा स्टेटमेंट दिया गया है क्वेश्चन का और कहा गया है कि इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और आव्यूह विधि से संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब पहले तो हमको इसका इक्वेशन फाइंड करना है और उसको फिर आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, मतलब बीजगणितीय निरूपण कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 3 संख्याएं x, y तथा z है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया पहला स्टेटमेंट कि 3 संख्याओं का योग 6 है, मतलब तीनों को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि x + y + z तीनों को ऐड कर दिए हम तो किसका इक्वल है, 6 का इक्वल है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है यहाँ पे यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुना करके दूसरी संख्या में जोड़ दें, यानी कि तीसरा जो संख्या है उसमें 3 से गुना करें और दूसरा संख्या में जोड़ दें तो 11 प्राप्त होता है। यानी कि मैं यहाँ पे 3z करूँ और दूसरे वाले संख्या में जोड़ दूँ इसको तो हमको किसके बराबर मिलता है, हमको 11 मिलता है, यानी कि 11 प्राप्त होता है। स्टेटमेंट में जो कहा गया है तीसरी संख्या में 3 से गुना करके दूसरी में जोड़ दे, दूसरी संख्या में जोड़ दे तो हमें 11 प्राप्त होता है। वो हमने किया यहाँ पे तीसरा संख्या में 3 से गुना किया और दूसरा संख्या जो y था हम लोग उसमें जोड़ दिए तो 11 मिल गया हम लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे कि पहली और तीसरी को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। यानी कि पहला और ये तीसरा जो है इसको जोड़ देंगे, मतलब x + z करेंगे तो क्या होगा, दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। यानी दूसरा जो संख्या है उसका दुगना, यानी कि 2y हमको मिलता है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इस y को इधर लाएंगे तो x - 2y + z इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 0 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो हमने तो इसका बीजगणितीय निरूपण कर दिया यहाँ पे, जो यहाँ पे स्टेटमेंट कहा गया था उसका बीजगणितीय निरूपण यहाँ पे हो चुका है। अब बात करते हैं इसको आव्यूह विधि से सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब x, y और z का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उस पर बात करते हैं। चलिए अभी जो हमने इक्वेशन तीनों लिखा था उसको यहाँ पे हम दोबारा से लिख लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आव्यूह विधि से, तो उसके लिए कुछ रूल्स होता है जो आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि ax = b। ठीक है, ये जो इक्वेशन हम उसको ax = b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, x क्या है, b क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे a जो है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स है x, y, z, इसका जो कोफिशिएंट है उसका मैट्रिक्स a है। ये b जो मैट्रिक्स है वो है हम लोग का 6 11 और 0 का मैट्रिक्स, और x जो है यहाँ पे वेरिएबल x, y और z का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a = यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 1 है तो लिखेंगे 1 1 1। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब x यहाँ पे है ही नहीं तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। y के कोफिशिएंट 1 है और z का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या है 1 है। तो हमने यहाँ पे a मैट्रिक्स बना लिया और b क्या है हम लोगों का 6 11 0, 6 11 0 और x क्या है हम लोगों का x y z, लिखेंगे x y z। ठीक है, अब देखिए ax = b कहने का मतलब क्या है, मतलब कि जो a मैट्रिक्स है उसमें अगर हम x वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा x में, 1 से मल्टीप्लाई होगा y में, 1 से मल्टीप्लाई होगा z में, तो क्या हो जाएगा x + y + z और इक्वल किसका हो जाएगा 6 के। तो वही यहाँ पे x + y + z = 6 वही मिलने वाला है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि हम x, y और z का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, x, y, z का वैल्यू मतलब कि हम इस x का वैल्यू कैसे निकालेंगे।
तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो इसको एक तरफ रखेंगे और ए बी को दूसरे तरफ भेज देंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पे ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आई हो जाएगा, और आई से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही हो जाएगा। देखते हैं कैसे लिखेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुणा करने पर, दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए इन्वर्स ए एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी हो जाएगा। यहाँ पे ए और ए इन्वर्स क्या होता है, आई होता है, इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे ए इन्वर्स बी हो जाएगा, यहाँ पे आई से एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ए इन्वर्स बी रहेगा। मतलब कि एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे, यानी कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, वो किसके इक्वल होगा, ए इन्वर्स बी के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए इन्वर्स निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और फिर बी का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रखेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को जो मैट्रिक्स मिलेगा उसके एक्स के इक्वल करेंगे तो हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। पहले हम निकालेंगे ए इन्वर्स, तो निकालते हैं इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, 1 ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। यहाँ पे ए दिया गया है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 6 -1 इंटू में हो जाएगा यहाँ पे 0 -3 +1, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग 0 -1। सो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का +3 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का -1। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब 9 क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, जब 0 के इक्वल नहीं है 9, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, यानी कि ए जो हम लोग है व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव है तो हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ए इन्वर्स हम फाइंड करते हैं। चलिए, तो इसका हमको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल के रखा है जो 9 है, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा पहले माइनर, माइनस निकालेंगे हम कोफैक्टर, और कोफैक्टर से निकालेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे हम निकालेंगे M11 निकालेंगे, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33 निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इन सबको निकालेंगे, इन सभी का वैल्यू फाइंड करेंगे हम एक एक करके। M11 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 × 6, 7 हो जाएगा। M12 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे, अब देखिए निकाल कैसे रहे हैं हम, M12 का निकालना है। तो M12 क्या पोजीशन है, ये पोजीशन है, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट 4 बच रहे हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का -3 से 1 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे -3 आ गया। ठीक है, ऐसे कर रहे हैं, बाकी सबको ऐसे ही निकाल रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी करके। यहाँ पे M13 का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 -1 यानी कि -1 आ गया। M21 का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 आ गया। M22 का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -1 यानी कि 0 आ गया। M23 का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का -2 -1 यानी कि -3 हो गया। M31 का निकालेंगे तो 3 -1 यानी कि 2 हो गया। M32 का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 0, ये 3 हो गया। और M33 का निकालेंगे तो फाइनली 1 - 0 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे माइनर निकाल लिया, माइनर यानी कि उपसंडिक निकाल लिया। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर यानी कि सौखंड निकालते हैं इसका। तो होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 निकालेंगे। ठीक है, चलिए ये कैसे निकालते हैं एक मैं बताता हूँ, बाकी मैं जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ। देखिए, ये इसका फार्मूला होता है -1 I + j × Mij। Mij क्या है हम लोग का, ये हम लोग का माइनर है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा है। ठीक है, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और -1 के पावर में I + j क्या होता है, ये बताता है कि कहाँ पे हमको माइनस लगाना है, कहाँ पे प्लस लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसको इन दोनों को ऐड करेंगे और ये जब सम आ जाएगा तो हम वहाँ पे प्लस लगा देंगे, और जब विषम आ जाएगा तो हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, +2 आ रहा है, मतलब प्लस करने पर 2 आ रहा है, तो सम है तो हम यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे बल्कि प्लस लगा देंगे। और यहाँ पे 2 और 1 क्या है, 3 आ रहा है, तो 3 क्या है, विषम है, विषम है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा। यहाँ पे 3 1 क्या हो जाएगा
3 1 4 है तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, 2 1 3 है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे, 3 2 5 है तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, 3 1 क्या है 4 हो जाएगा तो 4 पे नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे 3 2 क्या है 5 हो जाएगा, 5 पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। तो 4 माइनस लगा यहाँ पे, बाकी जगह हम वैल्यू किसका पुट करेंगे, MIJ का। तो MIJ यहाँ पे वैल्यू है 7, यहाँ पे हम लोग का -3 और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस है पहले से और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे माइनर और यहाँ पे कोफैक्टर निकाल लिया। अब बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, कैसे निकालते हैं एडजॉइंट, हम जो यहाँ पे कोफैक्टर निकाले हैं उसका मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, और इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, लिखेंगे इसका परिवर्त, इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। तो हमने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हमने जब फाइंड कर लिया है तो हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a का डिटर्मिनेंट क्या है हम लोग का, यहाँ पे 9 आया वैल्यू यहाँ पे, तो रखेंगे 1/9, और ये जो हम लोग का मैट्रिक्स आया उसको यहाँ पे लिख देंगे 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इन्वर्स निकाल लिया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमें x का वैल्यू फाइंड करना था, उसके लिए हमको क्या चाहिए था, a इन्वर्स और b चाहिए था। a इन्वर्स तो हमने निकाल लिया, अभी हमने a इन्वर्स निकाला और b ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। तो लिखेंगे x इक्वल टू 1/9 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, ठीक है। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा बनता है, बट कोई नहीं, आप लोग स्टेप वाइज करिए, मैंने जैसे जैसे किया तो बहुत आपको आसान लगेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ए इनवर्स लिख लिया और यहाँ पे बी लिख लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 1/9 को हम बाहर ही रखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 42 -33 + 0, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 18 + 0 + 0, यहाँ पर हो जाएगा -x + 33 + 0, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 9 18 27, ठीक है। अब जब 9 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो फाइनली क्या आ गया हम लोग का 1 2 3 आ गया, यानी कि x का वैल्यू हम लोग का आ गया 1 1 2 और 3। और x किसके इक्वल था, x इक्वल था हम लोग का x y और z के, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू हम लोग का 2 है और z का वैल्यू क्या हम लोग का 3 है। तो लिखेंगे इसलिए x = 1 y = 2 और z = हम लोग का क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। यह हमने आंसर ज्ञात कर लिया, ठीक है। मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ कैसे हमने फाइंड किया। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन दिया गया था तो उससे हमने पहले इक्वेशन निकाला, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इक्वेशन निकाला। इक्वेशन निकालने के बाद हमने क्या किया कि उसके बाद हमको निकालना था उसका x का वैल्यू, यानी कि x इक्वल टू क्या था, x था, y था और z था, ये हम लोग का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो अभी विधि से निकालना था। तो हमने क्या किया कि ये फार्मूला था हम लोग के पास ax = b, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से x का वैल्यू निकाला a इन्वर्स इंटू बी करके, ठीक है। और यहाँ से हमने a इन्वर्स निकाला सेकंड स्टेप में, और उसके बाद b से उसको मल्टीप्लाई किया। जब b से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को x का वैल्यू मिला, और वहाँ से हमने x y और z का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। चलिए